हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कलमदावात। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट में बताया गया कि कंपनी के पिछले चार्टर को दोबारा अगले 20 सालों के लिए रिन्यू कर दिया गया है। साथ ही ये भी बताया कि कंपनी भारत में अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद कर देगी और अब काम करेगी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह, यानी कि प्रशासनिक तंत्र की तरह। ट्रेड मोनोपोली भी बिल्कुल समाप्त कर दी गई इस चार्टर में। दूसरी बात ये थी कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, मतलब अब उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई और पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी विलियम बेंटिक को। ये हैं पहले गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनको ये अधिकार था, ये पूरे भारत के लिए एक कानून बनाएंगे, एक बजट बनाएंगे, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने लॉज हैं वो बनाएंगे पूरे भारत के लिए। अगर किसी आयोग का गठन है तो वो भी इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रोविंसेस में, यानी कि जो प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेचर था वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था और एक सेंट्रल लेजिस्लेचर देखने को मिला था 1833 के चार्टर एक्ट में। गवर्नर जनरल की एक काउंसिल हुआ करती थी जिसमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक होते थे 4 सदस्य। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसमें से एक सदस्य माइनस कर दिया गया और सदस्यों की संख्या रह गई 3। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में फिर से एक सदस्य की इसमें ऐड हो गया और अब संख्या फिर से हो गई थी 4। लेकिन ये चौथा सदस्य होना चाहिए विधि का जानकार, यानी कि लॉ जानने वाला, और इसकी कुछ लिमिटेड पावर्स थी, यानी बाकी 3 सदस्यों की तरह इसकी पावर्स नहीं थी, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे। ये चौथा सदस्य सिर्फ लेजिस्लेचर से रिलेटेड टॉपिक पर ही अपना वोट दे सकता था या अपनी बात रख सकता था। दूसरी किसी टॉपिक पर लॉ मेकिंग का अधिकार या उसमें वोट लेने के लिए उस प्रक्रिया में इसके पास अधिकार नहीं थे। तो ऐसा पहला सदस्य जो कि फोर्थ मेंबर, स्पेशल मेंबर बनकर आया था काउंसिल का, वो था लॉर्ड मैकॉले। भारत का पहला लॉ कमीशन भी बनाया गया इसी एक्ट में, जिसके थे लॉर्ड मैकॉले, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। और इस लॉ कमीशन का काम ये था कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल नियम बनाती है या कानून बनाती है, उसकी शक्तियों और नियमों की जांच करना और न्यायिक प्रक्रियाओं में मौजूद कमियों के बारे में रिपोर्ट बनाना। ये रिपोर्ट रखी जाती थी गवर्नर जनरल के सामने और उसकी काउंसिल के सामने। आगे जाके ये रिपोर्ट पहुंचती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट इस रिपोर्ट को पढ़ती थी और इसके अनुसार जो भी चेंजेस करना होते थे या नया कानून जो भी बनाना होता था वो बनाकर भारत भेज दिया करती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिकॉले को एक और भी काम दिया था। वो ये था कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो 1 लाख रुपए भारत के साहित्य और यहाँ के विद्वानों पर खर्च करने की बात की गई थी, उसे लेकर 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक ग्रुप ये चाहता था कि ये पैसे खर्च हों वेस्टर्न विद्वान और उनके साहित्य पर, यानी उनके लिटरेचर पर। दूसरा ग्रुप था जो ये चाहता था कि ये पैसे भारत के जो विद्वान हैं और भारत का जो ज्ञान विज्ञान है और साहित्य है उस पर ये पैसे खर्च हों। तो इस विवाद में या इस कन्फ्यूज़न में ये पैसे कभी भी अच्छी तरीके से फॉलो होकर अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाए, यानी इसमें कन्फ्यूज़न ही रहा और एक विवादास्पद रहा ये चीज़। तो जिम्मेदारी दी गई लॉर्ड मैकॉले को कि आप इस रिपोर्ट को पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग इन दोनों शब्दों का मतलब समझाइए, साथ ही साथ ये बताइए कि ये 1 लाख रुपए किस तरह खर्च होने चाहिए। तो मैकॉले ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार करके दी थी उसे मैकॉले मिनट्स कहा जाता है और भारतीय शिक्षा के इतिहास में ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे आगे फर्दर फ्यूचर में। देखिए, अभी भी मैंने आपको बताया कि जो भी कानून होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होते थे। तो जब ये कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आएंगे तो इन्हें एक्ट कहा जाएगा। इसीलिए 1833 के बाद जो कानून बनकर आए उन्हें एक्ट कहा गया और इससे पहले जितने कानून भारत आए बनकर वो सब रेगुलेशंस कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट। देखिए, अब भारतीयों को भी गवर्नमेंट सर्विसेज में बराबर का अधिकार मिलेगा, ऐसा इसमें कहा गया कि 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 या आर्टिकल 87 में ये बताया गया कि अब रंग, जाति, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं समझा जाएगा। मतलब इस अधिनियम में पहली बार भारत को स्वीकार किया गया गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो ये आर्टिकल आप याद रखिएगा और
इससे पहले देखिए क्या होता था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जिनकी संख्या 24 थी, वो वैकेंसीज़ के 4 गुना लोगों को नॉमिनेट करते थे। मतलब मान लीजिए 5 वैकेंसीज़ अगर हैं तो ये यहाँ पर 20 कैंडिडेट्स अपनी तरफ से नॉमिनेट करके भेजेंगे। इन 20 में से ही इन 5 वैकेंसीज़ पर सिलेक्शन होता था। तो ये तो एक तरह से इनकी मनमानी हुई, ये अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट्स भेजा करते थे। तो ये जो कानून बनकर आया था, इस पर इन्हें ही आपत्ति थी और इन्होंने ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके खिलाफ अपनी बात रखी थी। अच्छा देखिए, ये रहा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस एक्ट में बात की गई थी, यानी 1833 के एक्ट में, कि भारत से अब स्लेवरी को एबॉलिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट की, तो वो पास हुआ था 1843 में। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। बात ज़रूर की गई थी इस वाले चार्टर में, लेकिन जो एक्चुअली एक्ट पास हुआ था अगेंस्ट स्लेवरी, वो 1843 में हुआ था। इस चार्टर को सेंट हेलेना क्यों कहा जाता है, इससे रिलेटेड भी हम जान लेते हैं क्या पीछे रीज़न है इसके। देखिए, सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो ये रहा अटलांटिक ओशियन, और ये सदर्न पार्ट में ये रहा साउथ अटलांटिक ओशियन। तो इसका लोकेशन हो गया साउथ अटलांटिक ओशियन। लेकिन ये है क्या, ये एक आइलैंड है जो कि वॉल्केनिक ट्रॉपिकल आइलैंड है। ये इतना छोटा आइलैंड है कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो 16/8 किलोमीटर्स हैं, और इसकी आबादी लगभग 4,500 है। इतना छोटा होने के बाद भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये, वो इसलिए, देखिए इसकी लोकेशन देखकर ही पता लगता है। 2 बड़े कॉन्टिनेंट के बीच में है ये, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना हो तो, और बीच में अगर एक स्टॉपेज मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो कमर्शियली जब शिप्स यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते थे एक आइलैंड से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, तो ये आइलैंड हेल्प करता था उनको यहाँ पर रुककर उसके बाद आगे की जर्नी फॉलो करने के लिए। तो ये सबसे पहले 1659 में इस पर अधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इसलिए कंपटीशन तो रहेगा ही। बाद में अधिकार इस पर कर लिया गया डचों के द्वारा, लेकिन 1673 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, और उसके बाद से इस पर अधिकार रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये कॉमन कैसे हुआ, हमारे जो भारत का चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या कॉमन था, वो ये था कि यहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार था। और इस चार्टर में बताया गया था कि सेंट हेलेना पर भी सेम प्रोसीजर होगा, यानी कि यहाँ भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ रोक दी जाएंगी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसी वजह से चार्टर एक्ट 1833 को कहा जाता है सेंट हेलेना एक्ट। अगर आपको कहीं सिर्फ सेंट हेलेना एक्ट लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएं कि ये 1833 की बात की जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1815 में यहाँ पर नेपोलियन को भी एग्जाइल में या फिर कैदी बनाकर रखा गया था, और यहीं पर 1827 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। इस चार्टर में बंगाल प्रेसिडेंसी को स्प्लिट करने की भी बात हुई थी, लेकिन आगे चल के ये फॉलो नहीं हुआ। स्प्लिट करना था फोर्ट विलियम में और प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा में, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी जिस पर शासन करना आसान नहीं हो रहा था। तो एक ये प्रस्ताव भी इसी एक्ट में भेजा गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। प्लेलिस्ट में हिस्ट्री एंड पॉलिटी के काफ़ी वीडियोस हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड।